गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा चैप्टर जिसका नाम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो पिछले चैप्टर्स में हमने दो चीज़ें देखी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसके कॉजेज़ क्या थे। वॉर ख़त्म होने के बाद जो पीस ट्रीटीज़ हुई उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई और क्यों ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो एक कारण बन गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, आप सब जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बहुत ही ज़्यादा हार्श थी और जर्मनी के ऊपर ऐसे इम्प्लीकेशंस लगाए गए जो जर्मनी पूरा नहीं कर सकता था, उसकी औकात के बाहर थे। जो फ़ाइन उसके ऊपर लगाया गया वो जर्मनी देने के लायक नहीं था। वॉर में उसका काफ़ी नुकसान पहले ही हो चुका था और अब जो सम ऑफ अमाउंट उससे डिमांड किया जा रहा था वो उसके बस के बाहर की बात थी। इतना ही नहीं, जर्मनी ने जिन एरियाज़ पे कब्ज़ा किया था उन एरियाज़ को तो उसको लौटाना ही पड़ा, फ्रांस को और बाकी देशों को, लेकिन उसका अपना एरिया भी, जैसे उसके अपने कोल माइंस भी एलाइड पावर्स ने जो है वो ले लिए कुछ समय के लिए। देखिए, और वॉर इतना सिंपल नहीं होता कि बस दो साइड्स में फ़ाइट हुई, एक जीता एक हारा और वॉर समाप्त। ऐसा नहीं होता। हारे हुए को और भी बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। ठीक है, जो जीता वाला साइड होता है वो बहुत समय तक इनको डोमिनेट करता है, काफ़ी समय तक इनको डोमिनेट करता है। जैसे इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाएं बहुत समय तक जर्मनी में थी और जब तक वो जर्मनी में थी एक तकनीक होता है स्क्रॉचिंग टेक्निक। एक टेक्निक का नाम है स्क्रॉचिंग टेक्निक। अब ये क्या है स्क्रॉचिंग टेक्निक? स्क्रॉचिंग का मतलब है नोच के, खसोट के। इसको कहते हैं रिट्रीटिंग स्क्रॉचिंग। जब आप वापस आ रहे होते हो ना तो आप उन इलाकों को तबाह करते हुए आते हो, बदला, रिवेंज लेने की कोशिश करते हो। तो जब सेनाएं जर्मनी में घुस चुकी थी, मनमाने तरीके से उन्होंने लूटपाट किया, लोगों को मारा, अपनी भड़ास पूरी की पूरी निकाली और वहाँ से लौटते वक्त स्क्रॉच करते हुए वापस आए, बिल्कुल नोचते खसोटते हुए वापस आए। नोचते खसोटते मीन्स उनको जो मिलता गया, जो दिखता गया उसको लूटते गए या तो उसको बर्बाद करते गए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जर्मनी एक पूरे शेल में चला गया था। जर्मनी एक ऐसी अवस्था में चला गया था जहाँ से उसका ठीक हालत में निकल पाना पॉसिबल नहीं था। जर्मनी के लोगों को अब एक ही चीज़ चाहिए थी। वो क्या था? वो क्या था? वो था रिवेंज। क्या था? रिवेंज। उनको चाहिए था अपना आत्मसम्मान वापस, उनको चाहिए था रिवेंज। देखिए, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स और बाकी ट्रीटी इसलिए भी थोड़े सही नहीं थे क्योंकि जर्मनी को जो वॉर में लेके गए वो जर्मनी के डिक्टेटर्स थे, लेकिन वॉर ख़त्म होते होते तक वो डिक्टेटर्स जर्मनी छोड़ के भाग गए। ठीक है, और अब की जो जर्मनी में सरकार आई वो कौन सी सरकार थी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये जो फाइन्स लगाए गए वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे लगाए गए। ये तो ऐसा ही हो गया कि करे कोई और भरे कोई और। तो ऐसे भी देखा जाए तो बहुत मतलब गलत चीज़ लग रही थी, ये जस्टिस नहीं लग रहा था ये कि वॉर में लेके कोई और गया और भुगत कोई और रहा है। तो क्या हुआ? क्या होता है जब आप एक ज्वालामुखी को फ्यूल डालते 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 और ढकते जाते हैं, डालते जाते हैं, ढकते जाते हैं, डालते जाते हैं, ढकते जाते हैं, तो क्या होता है? अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली वो ज्वालामुखी फटता है। अल्टीमेटली वो दबा हुआ स्प्रिंग उछलता है। अल्टीमेटली कुछ ऐसा होता है जो आपको लग तो रहा था होगा, लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी होगा और इतने बड़े पैमाने पे होगा। दुनिया ने अभी कुछ ही साल पहले एक ऐसा वॉर देखा था जिसको वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। इससे भयानक वॉर दुनिया ने कभी नहीं देखा था। 10 मिलियन लोग के आसपास लोग इसमें मारे गए थे। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग, आप समझ रहे हो ना। लेकिन किसको पता था कि केवल 20 साल बाद, उस वॉर के एंड होने के केवल 20 साल बाद एक दूसरा वॉर होगा जो इससे भी कहीं ज़्यादा भयानक,
इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा, इससे भी कहीं ज़्यादा खूनी होगा। और वही चीज़ हुआ। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, कोई भी बारूद झटके से आग नहीं पकड़ता, ठीक है। इसमें सालों लगते हैं बारूद जमा करने के लिए, और फिर इंतज़ार होता है उस एक चिंगारी का। इसका इंतज़ार होता है एक चिंगारी का। तो आज की क्लास में हम चिंगारी नहीं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बारूद का जमावड़ा, कि बारूद कैसे जमा हुआ। तो बारूद तो जर्मनी के लोगों के मन में जमा हो ही रहा था, ठीक है, ट्रीटी के बाद, पीस ट्रीटी के बाद। उनको चाहिए था मसीहा, उनको चाहिए था एक चेहरा, उनको चाहिए था एक लीडर जो उनकी भावनाओं को समझ के उनको आगे से लीड कर सके। कहाँ से लीड कर सके? आगे से लीड कर सके, उनको रिवेंज दिला सके, उनको बदला दिला सके, उनको उनका हक दिला सके, उनको उनका आत्मसम्मान दिला सके। जर्मनी से सिर्फ फाइन नहीं लिया गया था, जर्मनी पे और बहुत सारी रोक लगा दी गई थी कि आप एयरफोर्स नहीं बना सकते, आप नेवी नहीं बना सकते, आपकी आर्मी में 1 लाख से ऊपर लोग नहीं रह सकते, आप ये हथियार नहीं बना सकते, आप वो हथियार नहीं बना सकते। आर्मामेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, डिसआर्म कर दिया गया था जर्मनी को पूरी तरीके से, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं जर्मनी का खौफ भी था, बाकी देशों में जर्मनी का खौफ भी एक था कि जर्मनी के जो इंजीनियर्स हैं वो जब हथियार बनाने पे आते हैं तो इतनी तेज़ी से और इतनी उच्च क्वालिटी के हथियार बना डालते हैं कि उनका मुकाबला करना कई बार मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था। जर्मनी के पास ब्रिटेन और फ्रांस से कहीं ज़्यादा उन्नत, कहीं ज़्यादा अच्छे हथियार थे, ठीक है। पर हारे क्यों? हारे क्यों? क्योंकि ये दूसरों के घर में घुस के हमला करने पे यकीन रखते थे, ठीक है। तो इनको जर्मनी के लोग जिसकी तलाश कर रहे थे वो व्यक्ति इनको जर्मनी में नहीं मिला, वो व्यक्ति इनको जर्मनी में नहीं मिला। कौन था वो व्यक्ति? मिला, एक व्यक्ति इनको मिला। बता सकते हैं कौन था वो व्यक्ति? वो व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर। कौन था? एडोल्फ हिटलर पे आने से पहले हम एक दूसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ पढ़ेंगे जिसका नाम है बेनिटो मुसोलिनी। क्या नाम है? बेनिटो मुसोलिनी। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रूस, यानी कि अंग्रेजी में रशिया में डिक्टेटरशिप आया। कौन लेके आया? जोसेफ स्टालिन। बात किए थे ना हम लोग, जोसेफ स्टालिन जो है वो डिक्टेटरशिप लेके आया। और डिक्टेटरशिप रशिया में आने के बाद लोगों ने देखा कि उस देश का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, करप्शन बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा यार डेमोक्रेसी से कहीं ज़्यादा बेटर है डिक्टेटरशिप, ठीक है ना। तो फासिस्ट पार्टीज़ जो थीं, ऐसी पार्टीज़ जो डिक्टेटरशिप में यकीन करती थी, उनका ग्रोथ जो है वो शुरू होने लगा यूरोप में। सबसे पहले ये ग्रोथ हमने रूस में देखा, उसके बाद हमने इटली में देखा। इटली में फासिस्ट पार्टी नाम की पार्टी है, मतलब थी, जिसको लीड करते थे बेनिटो मुसोलिनी। देखो ये जो डिक्टेटरशिप टाइप की व्यवस्था में जो लोग यकीन करते थे और जो इनके लीडर्स होते थे वो मोस्टली सेना के बैकग्राउंड से होते थे। कहाँ से होते थे? सेना के बैकग्राउंड से, आर्मी के बैकग्राउंड से हुआ करते थे। बेनिटो मुसोलिनी भी आर्मी के बैकग्राउंड से ही था और उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा भी था इटली के तरफ से, लेकिन कोई बड़े ऑफिसर के पद से नहीं, आम सैनिक के पोस्ट से। लेकिन एक चीज़ फेमस था उसके बारे में, वो बहुत अच्छा शूटर था। उसका एम कभी छूटता नहीं था, बहुत अच्छा शूटर था। और उसके विचार जो थे वो बहुत खतरनाक थे, क्रांतिकारी विचार थे उसके, फासिस्ट विचार थे उसके, फैसिज्म में बिलीव करता था वो। तो इटली में ये पावर पे आ गए। कौन? बेनिटो मुसोलिनी। फैसिज्म का सिद्धांत क्लियर था, सबसे पहले तो अपने ओपोनेंट्स को ख़त्म करो, जो भी तुम्हारे ओपोनेंट्स हैं उनको ख़त्म करो, ठीक है। वन पार्टी रूल होगा देश में, जो नियम बनाया जाएगा वो लागू करना होगा, जनता की ओपिनियन मायने नहीं रखती। इनका एक इंडिविजुअल थॉट होता है, उसी थॉट को वो सारे लोगों पे लागू करते हैं,
इसी को फैसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये फैसिज्म पे बिलीव करते थे और बहुत तगड़े ढंग से ये इटली को रूल कर रहे थे। इसी दौरान जर्मनी में एक दूसरा प्रकार का पावर जन्म ले चुका था जिसका नाम था नाजीज़म। क्या नाम था? नाजीज़म कोई अलग चीज़ नहीं है। फैसिज्म है ना, फैसिज्म के जो जो नियम थे वो प्लस 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 क्या, फैसिज्म के जो नियम थे उसके अलावा एक और नियम नाजीज़म में लगता था, रेसिज्म। क्या लगता था? रेसिज्म, रंग भेद। फैसिज्म के पूरे नियम प्लस रंग भेद।